ठीक है। तो 1905 से लेकर 1915 तक 3 छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए थे, है ना। लीग की स्थापना, मिंटो रिफॉर्म्स और जॉर्ज फिफ्थ का भारत आगमन। हम्म? जॉर्ज फिफ्थ के भारत आगमन में जो मॉडरेस्ट हैं, उन्होंने उनका वेलकम किया, और आप जानते हैं कि उसी वेलकम में जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो जॉर्ज फिफ्थ ने 2 घोषणाएं की थी उस वेलकम में। दिल्ली दरबार लगा था। पहला, बंगाल पार्टीशन को उन्होंने कैंसिल कर दिया था अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट पर, और राजधानी अब दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। ये दोनों घोषणा 1911 में हुई, लेकिन राजधानी 1912 में दिल्ली बनी। घोषणा 11 में हुई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का कार्य 1912 में हो पाया। ठीक है। आप जानते हैं कि तिलक को भी 1908 में जेल हो गई थी। मांडले जेल में रहे थे वो, और उन्होंने वहां रहकर गीता रहस्य नामक किताबें लिखी। तो कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती इस पूरे दौर में। जैसे ही वो वापस लौटेंगी, फिर एक एक्टिविटी होगी, और उसी एक्टिविटी को हम होम रूल बोलेंगे। तो जिसका बड़ा कारण भी हमें देखना है। ठीक है। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, होम रूल का मीनिंग दिखाना है। तो जब किसी देश के नागरिक अपने देश की शासन व्यवस्था को, रूलिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब उसे हम होम रूल कहते हैं। अगर हम होम रूल का इतिहास देखें, तो ये कहानी आयरलैंड में शुरू हुई थी। 1870 से लेकर 1907 के बीच में वहाँ एक मूवमेंट हुआ, और जिसका उद्देश्य था आयरलैंड में ब्रिटिश कंट्रोल को कम करना, और जिसके लीडर थे मिस्टर रेडमोंड। इसमें रेडमंड लिखा है, रेडमोंड लिखिएगा। और इसी की कॉपी करते हुए भारत में भी ये आंदोलन चलाया जाएगा। कॉपी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयरलैंड से ही एक लेडी ऑलरेडी भारत में रह रही हैं, एनी बेसेंट, इसलिए प्रभाव दिखाई देगा। और दूसरा, आज़ादी के आंदोलन में भारत में आयरलैंड बहुत ज़्यादा एक रोल मॉडल का काम करता रहा है, और शुरुआत यहीं से होती है। इसके अलावा आयरलैंड से क्रांतिकारियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने भी आयरलैंड के क्रांतिकारियों से बहुत कुछ सीखा। तो आयरलैंड का प्रभाव हमारे ऊपर काफी दिखाई देता है। ठीक है। तीसरा है उद्देश्य। राष्ट्रीय आंदोलन को एक रिजुवेनाइल कंडीशन में लेकर आना था। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी नया मूवमेंट हुआ ही नहीं था, यानी लगभग 10-11 साल निकल गए हैं, और 10-11 सालों में कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ। हम्म। तो होम रूल का पर्पस, मूवमेंट का पर्पस, भारत के नेशनल मूवमेंट को एक नई लाइफ देना था, एक नया स्टेप देकर आगे ले जाना था। पहला कारण। ठीक है। दूसरा कारण, कांग्रेस के डिवाइडेशन से लेकर, पार्टीशन से लेकर 1916 तक
जो पब्लिक है वो पॉलिटिकली इनएक्टिव है, जनता भी और कांग्रेस भी। इस फेज को ही कांग्रेस की शीत निद्रा, इंग्लिश में हाइबरनेशन कहते हैं इसको। जैसे भालू सर्दियों में सोने चला जाता है और केवल सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको शीत निद्रा कहते हैं। तो कांग्रेस भी इस दौरान हाइबरनेशन में रही है। तो प्री का क्वेश्चन बनेगा कब से कब तक, सूरत स्प्लिट से लेकर 1916 तक या मिड 16 तक, ऐसा हमें दिखाई देता है। सॉरी, ये 7 होगा। तो ये हाइबरनेशन पीरियड रहा है कांग्रेस के लिए। और एक बड़ा कारण है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की हालत और भी खराब हुई, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी जाहिर सी बात, वॉर क्राइसिस में जनता ने इसका जवाब देने के प्रयास किया। कहने का मतलब, भारतीयों के शोषण में कोई कमी नहीं आई। तो जनता भी एक नया मूवमेंट खड़ा करना चाहती। ठीक है। उधर कांग्रेस की स्प्लिट के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई थी, तो सभी को लग रहा था कि अगर कांग्रेस कुछ नहीं करेगी तो लोग उसको भूल जाएंगे, तो वो भी एक रीजुवेनाइन कंडीशन की ओर जाना चाहती है। और अंततः तिलक की जेल की जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो जाती है। तो आजाद तिलक कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक विकल्प सामने है। ठीक है। इन सब कारणों से होम रूल की बैकग्राउंड तैयार होने लगी थी, ये मूवमेंट होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, प्री और मेंस दोनों में अच्छा क्वेश्चन बनता है कारणों से। तो अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लेना। खासकर जो लोग नए पढ़ रहे, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी कारण नहीं पता थे, तो कारण मैंने आज आपको मेंस में लिखा दिए। ठीक है। प्री में हमने केवल एक ही कंडीशन देखी थी, लेकिन अब हमें कुछ चीजें नहीं पता लगी इसमें। ठीक है। आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन की शुरुआत दो लोग करेंगे, बेसेंट और तिलक, और उसमें भी शुरुआत करेंगे सबसे पहले तिलक। अप्रैल 1916 में। शुरुआत उन्होंने पुणे से की। उनके सहयोगी पूछे जाएंगे, जोसेफ बैप्टिस्ट, एनसी केलकर, बीएस मुंजे, ये मंजे की जगह मुंजे लिखिएगा, जीएस खरपड़े, आरपी करंदीकर, ये बड़े नाम हैं सभी। तो होम रूल में तिलक क्या कर रहे हैं, अपने दो पेपरों की सहायता से, मराठा और केसरी के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम होम रूल की मांग कर रहे हैं। ठीक है। कैसे मांगा उन्होंने, कि होम रूल का मतलब हिंदी में क्या हुआ, स्वराज। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यही वो स्लोगन आएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्लोगन, कंसेप्ट वो पुरानी है, लेकिन स्लोगन यहाँ पहली बार सामने यूज हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़िए, सभी लोग लिखेंगे। उन्होंने भारत की तुलना, इंडिया की तुलना एक बेटे यानी सन की तरह की है, जो अब जवान हो चुका है। जवान इसलिए है क्योंकि कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी, तो तब से लेकर अब तक
कितना टाइम हो गया? लगभग 30 साल। तो इसका मतलब बच्चे जवान हो चुके हैं, और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो जो मालिक हैं उनको क्या चाहिए कि उसको उनका राइट दे दे। ठीक है, ये स्टेटमेंट तिलक की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिख लेंगे। वैसे तो यही कहा था उन्होंने। तो कहने का मतलब हक मांग रहे हैं, और हक का मतलब रूल। कौन सा रूल? कि भारतीयों के शासन में भारतीयों का योगदान होना चाहिए। उस समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पॉलिसी बन रही हैं वो वाइस राय और गवर्नर्स बना रहे हैं अपने अपने एरियाज में, है ना। भारतीयों का तो काम ही नहीं है इसमें। ये लोग, और यहाँ भी अगर लेजिस्लेटिव है भी तो भारतीयों का योगदान बहुत कम है। तो माना जा रहा है कि भारतीयों का शासन करना है तो भारतीयों के सहयोग से करना चाहिए। ध्यान रखना है, आजादी नहीं है। केवल क्या मांगा कि हमारी जो मांगे हैं वो अंग्रेज अच्छे से नहीं समझ सकते, तो लेजिस्लेटिव में भारतीयों को चुन कर लाइए आप। जब भारतीय चुनकर आएंगे तो उन्हें भारतीयों की समस्याओं के बारे में पता होगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ स्वराज का मतलब, होम रूल का मतलब, लेजिस्लेटिव में चुनाव के, इलेक्शन के थ्रू भारतीयों की संख्या बढ़ानी है और भारतीयों को सरकार बनाकर देना है। ठीक है, लेकिन उस सरकार के ऊपर मालिक कौन रहेगा? ब्रिटिश ही रहेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है बाप या पालक, यानी ब्रिटिश यहाँ से जाने वाले नहीं है ना। वो मांग रहे हैं कि जाएं आप, बस वाजिब हक दे दीजिए। वाजिब हक क्या है? जैसे आपने आयरलैंड में दिया है, आप हमारे ऊपर रहेंगे, बाप हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, बेटा उसके अंडर में, जो भी उसके राइट्स हैं वो आप उसे दे दें। अल्टीमेट अथॉरिटी इन्हीं की रहेगी, ब्रिटिशर्स की। क्या अधिकार? कानून बनाने का अधिकार। हम इतने मेच्योर हैं कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, ये है होम रूल की स्पिरिट। ठीक है, यहाँ ये लीग शब्द प्रयोग होगा। लीग शब्द क्यों होगा? उसका कारण है क्योंकि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो जो 28 अप्रैल है ना, इस दिन क्या हुआ है? तिलक की होम रूल लीग बनी है। होम रूल लीग, HRL। तो वही यहाँ लिखना है आपको। तो तिलक ने कहाँ कहाँ काम किया? ये तिलक का वर्किंग एरिया है। बस तो ये क्वेश्चन पीछा पूछा भी गया कि महाराष्ट्र में कौन सा हिस्सा तिलक के पास नहीं था, तो मुंबई उनके पास नहीं है। और उसमें महाराष्ट्र का मतलब गुजरात और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों, महाराष्ट्र दोनों है। MP उस समय बरार के साथ आता था, तो बरार, आज बरार महाराष्ट्र में है, उस समय MP में होता था। और इटसेल्फ कर्नाटक। ये तिलक के एरियाज हैं। क्या प्रचार किया उन्होंने? मैंने जैसा भी बताया, ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीय जनता उत्तरदायी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीयों ने उत्तरदायी शासन कब मांगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम कब मांगी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? तो मांगे तो यहाँ मीनिंग में आपको बता चुका हूँ। उत्तरदायी का मतलब भारतीयों के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो भारतीयों को ही दिया जाए, ब्रिटिशर्स ना लें। ठीक है, ये है उत्तरदायित्व। तो पूछा जाता है उत्तरदायी शासन का अर्थ क्या है और ये कब मांगा गया है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें जरूर। ये है तिलक के एरियाज और उनकी डिमांड्स। एनी बेसेंट, उन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया।
और अपनी संस्था को नाम दिया ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक की होम रूल लीग है और उनकी ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया का मतलब है कि एरिया भी पूरा भारत रहेगा। तो तिलक का एरिया पढ़ने के बाद आपको जरूरत है कि उनका एरिया जान लीजिए। तो अखिल भारतीय होने का मतलब ही क्या है, पूरा भारत होना चाहिए। कौन सा भारत? जिसमें ये इलाके नहीं आएंगे, इनको छोड़कर जो रेस्ट इंडिया बच गया था वही है उनके लिए अखिल भारत, है ना। मद्रास में वो रहती थी तो मद्रास ही उनका हेडक्वार्टर बनेगा। उनके सहयोगी, यहाँ जार लिखा हुआ है, आपको जॉर्ज लिखना है। जॉर्ज अरुंडेल, वाडिया, रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन थोड़ा सरप्राइज करता है यहाँ पर। तो दो चीजें देखने लायक हैं, जवाहर भी लीग के मेंबर बने हैं नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, किसको उन्होंने मेंबरशिप नहीं दी? तो जो लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे उनको लीग का मेंबरशिप नहीं मिला है, ध्यान से लिखें। खासकर पुराने लोग भी, क्योंकि उनको प्री में ये नहीं लिखाया गया है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया है। तो जहां तक इन्फ्लुएंस एरिया की बात है, तो मैंने आपको अभी बताया, तिलक को छोड़कर बाकी पूरा भारत उनका एरिया है। उन्होंने भी प्रचार किया अपने पेपर के थ्रू। एक पेपर का नाम है कॉमनवेल, जो वीकली निकलता था। कई बार ये पूछता है कि किस तरह का पेपर है, वीकली पेपर है ना। और एक था न्यू इंडिया, जो पर डे निकलता था। क्वेश्चन यह बनेगा अलग से, इनमें से किस पेपर का नाम, पुराना नाम मद्रास स्टैंडर्ड था? तो आप होमवर्क कर सकते हैं। कॉमनवेल और न्यू इंडिया में से किसका नाम, पुराना नाम मद्रास स्टैंडर्ड है, जो उन्होंने परचेज भी किया था बेसेंट में। खैर, तो जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ा, सरकार ने, चूंकि ये याद रखना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, और वॉर के टाइम में सरकार के पास कौन सी पावर होती है, इमरजेंसी पावर्स होती हैं। और उस दौर में सरकार आपके डेमोक्रेटिक राइट को भी सप्रेस कर सकती है, और सरकार ने वही किया। विश्व युद्ध का हवाला देकर उन्होंने कहा कि सरकार पर इस तरह से दबाव बनाना असंवैधानिक है, तो आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अरुंडेल, वाडिया और बेसेंट को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। ये कहते हुए वापस कर दिया कि हमें क्या डेमोक्रेटिक राइट के तहत अपने अधिकारों को मांगने की परमिशन नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका आंदोलन कोई वायलेंस तो नहीं कर रहा है, एक जेन्युइन मांग मांग रहा है, और सरकार बेसन को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए उन्होंने नाइटहुड वापस कर दिया। तिलक ने भी कहा कि अगर एनी बेसेंट को गिरफ्तार नहीं छोड़ा गया तो वे सत्याग्रह करेंगे। तो ध्यान से देखो, गांधी से पहले ही सत्याग्रह भारत के लोगों के मन में पहले से है, ऐसा नहीं कि गांधी ने दिया हो। तिलक जैसे लोग भी सत्याग्रह का प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है। इन दो दबावों से सरकार के सामने मुश्किल ही हुई कि सरकार को एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरकार वैसे ही परेशान थी, तो और कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या हैं? क्या स्वराज मिला? नहीं, इमीडिएट तौर पर स्वराज तो नहीं मिला, बल्कि सरकार ने इस मूवमेंट को धीमे धीमे दबा दिया। लेकिन
दबाव ने काम किया कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस दिन 20 अगस्त को। ये डेट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप इसे 17 करेंगे। ये डेट ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, मिस्टर मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि जल्दी ही हम भारत को क्या देने जा रहे हैं? उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जैसे ही उत्तरदायी शासन की डिक्लेरेशन हुई, यह आंदोलन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ठीक है, इस 20 अगस्त 1917 की डेट को क्या कहते हैं? तो इसे हम अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। अगस्त घोषणा लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा। किसने की? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू ने। क्या थी? कि हम भारत को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम आरजीएस देने वाले हैं, जल्दी ही सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो होम रूल की सफलता थी कि होम रूल में जो मांगा उसे सरकार ने जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया देने के लिए। मिला तो नहीं, लेकिन हाँ, देने के लिए एक्सेप्ट जरूर कर लिया। और जैसे उन्होंने घोषणा की, एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की आजादी के समर्थन में नहीं था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो एनी बेसेंट भारत की आजादी नहीं चाहती, केवल क्या चाह रही हैं? होम रूल चाहती हैं। क्यों, हम थोड़ी देर में देखेंगे। इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो पहला तो हुआ कि भारत को आरजीएस मिल गया। दूसरा आउटकम क्या आया? इससे कांग्रेस क्या होगी? फिर से इंटीग्रेट हो जाती है। गरम दल और नरम दल एक बैनर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रभाव है ड्यूरिंग मूवमेंट लोकल गवर्नेंस को भारतीयों ने अच्छे से ऑपरेट किया। और ये दिखाता है कि भारतीयों को अगर आप उत्तरदायित्व देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो भारतीय क्या चला के दिखा देंगे? गवर्नेंस को अच्छे से चला कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 3 इम्पैक्ट आपको, 4 इम्पैक्ट आपको दिखाने हैं होम रूल के। इम्पैक्ट समझ में आ गए? ठीक है, बेटर है अगर आ गए हैं तो। ये है आपका होम रूल लीग। ठीक है, अब बेसेंट क्यों नहीं चाहती भारत की आजादी? क्योंकि बेसेंट को पता है कि इस समय अगर भारत आजाद हो जाएगा तो भारत के लोग अभी आजादी संभालने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, भारत के लोग केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उन्हें भी भारतीयों की क्षमता पर संदेह है कि अगर इस समय आजादी दे दी जाए तो भारतीय के लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अन्यथा वो भारत की आजादी के समर्थन में है, लेकिन उस समय नहीं जिस समय होम रूल चल रहा है। ठीक है, तो आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। तो क्या भारत को आरजीएस मिला? ये प्रश्न है अब। हाँ, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, इस घोषणा के पालन के लिए क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाएंगे और
क्वेश्चन बनेगा कि भारत को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे मिला, तो जवाब होगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू उत्तरदायी शासन प्राप्त हो। यानी इस अधिनियम के तहत चुनाव होंगे, चुनाव में भारत के लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है, और वो सरकार भारतीयों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। कितना कर पाएगी, ये है बात का विषय है, वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। एक टॉपिक तैयार हुआ। अब सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर भारत